सर हमने लास्ट क्लास में कवर किया था प्राइसिंग को कि हम किस तरीके से प्रोडक्ट को प्राइस करते हैं ओवरहेड्स एलोकेट करके, याद आ रहा है? अच्छा, और सर जिन लोगों ने लास्ट क्लास में ज्वाइन किया था मैंने उनसे कहा था कि एक आध क्लास है वो ले लीजिएगा, इससे पहले हमने कवर की है, बड़ी बेसिक बातें की हैं उसमें। खैर आज हम जो है वो जितनी हमने आज तक चीज़ें कवर की हैं वो आज की क्लास में रिवाइज भी हो जाएंगी, ठीक है सर। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है जी, और फिर हमने उससे जो है वो कुछ एडिशनल कैलकुलेशंस देखनी है। सर हमने एक आध क्लास पहले एक चीज़ डिस्कस की थी, मैं उसको थॉरली जो है वो रिवाइज कर रहा हूँ। सर एक कंपनी है, ठीक है, जो ओवरहेड्स है ना, प्रोडक्ट्स को एलोकेट कैसे होते हैं इतना आसान नहीं है जितना हमने लास्ट क्लास में देखा था। वो जो परसेंटेज निकाली थी ना वो कैसे कैलकुलेट हुई, वो कहाँ से आई, हम ज़रा उस पर बात करेंगे, ठीक है। अज्यूम करें एक कंपनी है, उसकी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में या उस कंपनी के अंदर से मिसाल के तौर पर डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है ना? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है ऐसे डिपार्टमेंट्स जिनकी कॉस्ट अलग से कैलकुलेट हो सकती है। आपको पता है कि जी इस डिपार्टमेंट में क्या खर्चा हो रहा है, क्या बन रहा है, इस डिपार्टमेंट में क्या खर्चा हो रहा है, क्या बन रहा है। अज्यूम करें एक फैक्ट्री के अंदर 3 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है जी, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी। सर डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं? सर डिपार्टमेंट एक ऐसी जगह है जहाँ मुख्तलिफ मशीन्स लगी हैं और इस फैक्ट्री के अंदर ही एक इंडिपेंडेंट फैक्ट्री है, ठीक है जी। तो होता क्या जी, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक प्रोडक्ट है, से प्रोडक्ट वन पहले जाता है डिपार्टमेंट ए में, मजदूर इस पर कुछ काम करते हैं। ये काम मिसाल के तौर पर, ये जो प्रोडक्ट 1 है मिसाल के तौर पर सर ये एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है जी। तो डिपार्टमेंट 1 में सर इसका जो मुकम्मल इंटरनल सिस्टम है, ठीक है जी, जो इसका प्रोसेसर है वो सारी चीज़ें डिज़ाइन होती हैं। डिपार्टमेंट 2 में सर इस पर स्क्रीन वगैरह लग जाती है, ठीक है जी, और स्क्रीन कनेक्ट हो जाती है। डिपार्टमेंट सी में जाके सर ये फिनिश होता है प्रॉपर्ली, इसके ऊपर कवर ववर लगते हैं, सारी चीज़ें एडजस्ट होती हैं, डब्बे में बंद होता है। तो 3 डिपार्टमेंट से होता हुआ ये प्रोडक्ट क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ऐसा ये चला जाता है किसमें, फिनिश गुड्स के अंदर। ऐसा ये बात समझ आती है? मिसाल दे रहा हूँ, तो 3 डिपार्टमेंट्स क्यों रखे हैं, एक ही डिपार्टमेंट रख देते? नहीं सर, इन तीनों में अलग अलग नेचर का काम होता है, इन तीनों के मजदूर अलग अलग चीज़ों के एक्सपर्ट हैं। तो हमने इसलिए 3 सेपरेट डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं ताकि एक प्रोडक्ट की मुकम्मल प्रोग्रेस देखी जा सके, ठीक है जी। पता चले कि जी एक प्रोडक्ट पहले डिपार्टमेंट से अगर क्रॉस होकर दूसरे में आ चुका है तो उस पर क्या क्या काम हो चुका है, ठीक है जी। और स्पेशलाइजेशन का दौर है, ऐसा नहीं कि एक ही मजदूर उठा के मोबाइल उठाएगा, बनाते 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 फिनिश भी वही करेगा और जाके फिनिश गुड्स के गोडाउन में भी वही रख के आएगा, ये नहीं, ठीक है जी। हमारे डिपार्टमेंट स्पेशलाइज्ड काम करते हैं। डिपार्टमेंट ए का काम क्या है जी, प्रोसेसर बनाना, ठीक है जी। डिपार्टमेंट बी का काम क्या है, स्क्रीन्स बनाना। डिपार्टमेंट सी का काम क्या है, उसको असेंबल करना और फिनिश करना। ऐसा तो हमारे ये 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। अब एक चीज़ गौर से सुनना दोस्त, अब इस डिपार्टमेंट में भी खर्चे आते हैं। किस चीज़ पर खर्चा आता होगा सर? जो काम हो रहा है उसका खर्चा आ रहा है, डिपार्टमेंट बी में भी खर्चा आ रहा है, डिपार्टमेंट सी में भी खर्चा आ रहा है। तो एक प्रोडक्ट अगर इन तीनों डिपार्टमेंट से गुजर रहा है तो इसका मतलब क्या है सर, तीनों डिपार्टमेंट्स पे उस पर कॉस्ट लग रही है। अच्छा, कॉस्ट कौन सी लग रही है? मटेरियल भी लग रहा है, लेबर भी लग रहा है तीनों डिपार्टमेंट में, और क्या लग रहा है, ओवरहेड्स भी लग रहे हैं। ऐसा अच्छा, एक यूनिट पे डिपार्टमेंट ए में कितना मटेरियल लगता है ये मालूम करना बहुत आसान है, सीधी सी बात है। इस मोबाइल में कितना मटेरियल लगा है मुझे पता है, बनाने वाले को पता है कि जी इस मोबाइल में कितने रुपए का मटेरियल लगा है, लेकिन सर लेबर लगा ये भी हमें पता होता है, आइडिया होता है। ओवरहेड्स हमें क्या करने पड़ते हैं, एलोकेट करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? अच्छा, अब मिसाल के तौर पर एक और मोबाइल है, मोबाइल 2, मिसाल दे रहा हूं सर, इसका प्रोसेसर है छोटा, जल्दी बन जाता है। मोबाइल 1 एक कॉम्प्लेक्स मोबाइल है, क्या दोनों को एक जितना ओवरहेड एलोकेट होना चाहिए? नहीं। किस बेसिस पे ओवरहेड एलोकेट होना चाहिए कि इन दोनों प्रोडक्ट्स ने इन डिपार्टमेंट्स में से गुजरते हुए इन डिपार्टमेंट्स का कितना बेनिफिट लिया। अब यार ये तो बड़ी सब्जेक्टिव बात है कि कितना बेनिफिट लिया। प्रोडक्ट ए भी यानी प्रोडक्ट 1 भी डिपार्टमेंट्स में बन रहा है, तीनों प्रोडक्ट 2 भी डिपार्टमेंट्स में बन रहा है, ये कैसे पता चलेगा कि कितना बेनिफिट लिया? हम अंदाज़ा लगाते हैं कि अज्यूम कर लें टाइम, एक प्रोडक्ट जितने टाइम में बना उतने टाइम वो फैक्ट्री में यूज़ होता रहा, ठीक है जी। एक ने कहा टाइम नहीं, एक प्रोडक्ट पे मशीन आवर्स कितने लगे,
क्योंकि सारा काम तो मशीनों पे हो रहा है। तो सर इसका मतलब है ओवरहेड एलोकेट करने के लिए हमारे पास कई सारे क्या हैं, बेसिस हैं। अब गौर से सुनना। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई सर 4-5 किस्म के मोबाइल हैं। ये 4-5 किस्म के मोबाइल सारे किन डिपार्टमेंट्स में बनते हैं? इन्हीं 3 डिपार्टमेंट्स में बनते हैं। अच्छा गौर से सुनना, कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो इन डिपार्टमेंट में स्पेसिफिकली इनकर हो रहे होंगे। क्या होंगे? उसको हम नाम देंगे स्पेसिफिक ओवरहेड्स। और कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो कंपनी लेवल पे इनकर हो रहे होंगे। कैसे? कंपनी लेवल पर या फैक्ट्री लेवल पे इनकर हो रहे होंगे। अब जो स्पेसिफिक ओवरहेड है उनको एलोकेट करने की, डिपार्टमेंट्स को एलोकेट करने की जरूरत नहीं। क्यों? हमें पता होता है कि जी इन डिपार्टमेंट्स में कितने रुपए का, मिसाल के तौर पर पावर कॉस्ट है, तीनों डिपार्टमेंट्स के अगर मीटर अलग लगे हुए तो सबकी पावर कॉस्ट कितनी है हमें पता होगी। लेकिन सर अगर मीटर लगा हुआ कंपनी लेवल के ऊपर तो फिर आपको एलोकेट करना पड़ेगा। सर ये तीनों डिपार्टमेंट्स एक ही फैक्ट्री में, तीनों डिपार्टमेंट का अलग अलग रेंट तो जाता नहीं होगा। रेंट कैसे जाता होगा? रेंट जाता होगा सर एक साथ। तो सर ये रेंट आपने क्या करना है? तो इसका मतलब है एग्जाम में हमारे पास जो ओवरहेड्स आएंगे वो 2 टाइप के होंगे। एक होंगे जो डिपार्टमेंट के स्पेसिफिक ओवरहेड्स होंगे और एक होंगे जो कंपनी या फैक्ट्री लेवल के ओवरहेड्स होंगे। ये फैक्ट्री लेवल के ओवरहेड्स आपने सबसे पहले क्या करने हैं? सारे डिपार्टमेंट्स को एलोकेट करने हैं। क्या करने हैं? सारे डिपार्टमेंट्स को एलोकेट करने हैं। यार सर जो स्पेसिफिक ओवरहेड्स हैं वो हर डिपार्टमेंट में ऑलरेडी हमें पता है। जो कंपनी लेवल के ओवरहेड्स हम क्या करेंगे? किसको एलोकेट करेंगे? प्रोडक्ट्स को, डिपार्टमेंट्स को। इसका मतलब ये कि सर हमारे पास अब सीन कुछ इस तरह आ रहा है कि हमारे पास 2 टाइप के ओवरहेड्स हैं। एक है स्पेसिफिक, ठीक है जी। ये स्पेसिफिक ओवरहेड्स क्या है सर? ऑलरेडी हमें पता है कि जी डिपार्टमेंट ए का कितना है, डिपार्टमेंट बी का कितना है और डिपार्टमेंट सी का कितना है, ये हमें ऑलरेडी पता है। फिर एक ओवरहेड्स होंगे हमारे पास कौन से? वो होंगे कंपनी लेवल के। वो हम क्या करेंगे? इन तीनों में एलोकेट करेंगे। अब बताएं सर इन तीनों डिपार्टमेंट्स में ओवरहेड जमा हो गए सारे। अब इन तीनों डिपार्टमेंट से ओवरहेड्स लेके हमने किसको देने? प्रोडक्ट 1, 2, 3, 4 और देखिए कभी भी पेपर में एक सवाल इतना लेंदी नहीं आता कि वो ये सारे प्रोसीजर्स आपसे एक साथ पूछ लें कि पहले तो एक काम करो स्पेसिफिक ओवरहेड्स लिख के दिखाओ, फिर जनरल ओवरहेड्स एलोकेट करो, फिर सारे डिपार्टमेंट्स का जो है वो उठाओ कॉस्ट और प्रोडक्ट्स को एलोकेट करो। इस तरह नहीं आता सवाल। सवाल आएगा 8 नंबर का और उसमें क्या होगा? या तो वो आपसे पूछेगा कि कंपनी लेवल के ओवरहेड्स प्रोडक्ट्स को डिपार्टमेंट्स को एलोकेट कर दो, या वो क्या करेगा? वो कहेगा डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स आके एलोकेट करो किसको। तो ये 2 सवाल आ सकते हैं। और बड़ा सवाल अगर एक आ गया ना 18-19 नंबर का, जैसे लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट में आया था, उस बंदे ने आपसे दोनों काम करवाए। क्या करवाया? पहले ओवरहेड एलोकेट करवाया किसको, फिर डिपार्टमेंट से ओवरहेड लेके किसको एलोकेट करवाया। तो अब बताएं सर अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि हमारे ओवरहेड्स सबसे पहले हैं कितने टाइप के? फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात कर रहा हूँ। कौन से? 2 टाइप के। कौन से सर? स्पेसिफिक और कंपनी लेवल। स्पेसिफिक ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स को पता होते हैं, ठीक है जी। जो कंपनी लेवल के उनको हम क्या करते हैं? अंदाजे से एलोकेट करते हैं किसको? डिपार्टमेंट्स को। यानी सारे का सारा ओवरहेड पहले किसको एलोकेट हो जाता है? डिपार्टमेंट्स को। फिर डिपार्टमेंट से हम क्या करते हैं? ओवरहेड्स एलोकेट करते हैं प्रोडक्ट को। डायरेक्ट प्रोडक्ट तक ओवरहेड नहीं आता। ये बात समझ आती है? अब सर मैंने आपको एक आध सवाल इस पर करवाया हुआ था, मैं एक सवाल और करवा रहा हूँ। देखो मेरे बच्चों, आज हमने जो है ना इस चैप्टर को ऑलमोस्ट ऐसे लेवल तक ले जाना है कि हमने सिर्फ पास पेपर्स देखने हैं, ठीक है। सर मेरे पास ना ये खर्चे हैं, मुझे एक बात बताओ, ये जो खर्चे हैं इसके आगे 2 बड़े लफ्ज़ लिखे हैं, प्रोजेक्टेड और फैक्ट्री। क्या ये मुकम्मल ओवरहेड्स हैं? क्या ये मुकम्मल ओवरहेड्स हैं? नहीं। इसमें कौन से ओवरहेड्स नहीं हैं? एडमिन और सेलिंग वाले ओवरहेड्स नहीं है इसमें। कौन से ओवरहेड्स हैं? सिर्फ फैक्ट्री है। कौन से ओवरहेड्स हैं? सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। और इसके आगे क्या लिखा हुआ है? प्रोजेक्टेड। क्या मतलब? अंदाजा है, ये अंदाजे हैं, ठीक है जी, एक्चुअल नहीं है, ठीक है, एस्टिमेटेड है। फिर नीचे आ रही है सर कई सारी किस्म की कॉस्ट। फिर आ रहा जी द कंपनी हैज़ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। क्या मतलब? 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का मतलब ऐसे 3 डिपार्टमेंट्स जिसमें वाकई हमारा प्रोडक्ट जाता है, उस पर काम होता है। सर फिर हमारे 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, इन डिपार्टमेंट्स में प्रोडक्ट नहीं जाता, यहां प्रोडक्शन का काम नहीं होता,
सर्विस डिपार्टमेंट सपोर्ट डिपार्टमेंट होते हैं, जो किसको सपोर्ट करते हैं? प्रोडक्ट्स को, नहीं, किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सर्विस डिपार्टमेंट में कभी भी प्रोडक्ट नहीं जाता, लेकिन आपका ICAPIC का एग्जामिनर वहां भी प्रोडक्ट ले जाता है। ऐसे भी सवाल आए, उसने कहा जी सर्विस डिपार्टमेंट में इस प्रोडक्ट पे 2 घंटे लगे, तो इसको सर्विस ना बोल। बोला नहीं, हम तो बोलेंगे, हमारे लिहाज से ये सर्विस डिपार्टमेंट है, नाम सर्विस है लेकिन काम सारे करेगा ये। सर्विस डिपार्टमेंट में कभी भी प्रोडक्ट नहीं जाता। अभी आगे सवाल कराऊंगा, वहां लेके जाएंगे हम प्रोडक्ट, तो फिर मैं आपको क्या कहूंगा? इसको सर्विस ना मानो, ये क्या है? वो बोले सर्विस, आप नहीं मानना। सर्विस डिपार्टमेंट में कभी प्रोडक्ट नहीं जाता। अच्छा सर, सर्विस डिपार्टमेंट करता क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प करता है। तो हमारे यहाँ कितने डिपार्टमेंट्स हैं? तो बताओ प्रोडक्ट ने किस डिपार्टमेंट का बेनिफिट लिया? 3 डिपार्टमेंट्स का, ठीक है जी। 2 डिपार्टमेंट्स का बेनिफिट प्रोडक्ट ने डायरेक्टली नहीं लिया है, उन डिपार्टमेंट्स का बेनिफिट किसने लिया है? तो पहले ये सारी कॉस्ट किस में एलोकेट होनी चाहिए? इन 5 में। और फिर क्या होना चाहिए? इन 2 सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी उठा के क्या करें? इन तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एलोकेट कर देनी चाहिए। किस बेसिस पे? सर जितना इन्होंने बेनिफिट लिया है उसके बारे में सवाल में लिखा हुआ होगा, ऐसा गौर से देखना। अच्छा जी, नीचे बेसिस भी दी हुई हैं, फिर नीचे और कुछ चीज़ें भी लिखी हुई हैं। उसने कहा कैलकुलेट OAR फॉर ऑल। अब 3 डिपार्टमेंट्स कौन से? प्रोडक्शन। फिर उसने कहा जनाब प्राइस द फॉलोइंग जॉब्स। अब प्राइस द फॉलोइंग जॉब्स का मतलब क्या है? आपने जो ऊपर ओवरहेड सारे डिपार्टमेंट्स को एलोकेट कर दिए, अब उन डिपार्टमेंट से ओवरहेड लेके किसको एलोकेट करो? इन 2 प्रोडक्ट्स को एलोकेट करो और फिर क्या निकालो? इनकी प्राइस निकालो। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हम ये सारी कॉस्ट इन 5 डिपार्टमेंट्स को एलोकेट करते हैं। मेरे साथ साथ कर रहे हो तुम लोग। मुझे बताएं हमारे 5 डिपार्टमेंट्स हैं कौन कौन से? A, B, C, X और Y। मेरे प्यारे बच्चों गौर से देखना, सारी कॉस्ट बजट है या एक्चुअल है? पूरी दुनिया में बजटेड कॉस्ट एलोकेट होती है किसको? सारे डिपार्टमेंट्स को। फिर सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट लेके हम एलोकेट कर देते हैं किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट लेके किसको दे देते हैं? प्रोडक्ट्स को दे देते हैं। लेकिन ICAP का एग्जामिनर नए नए काम करता है, अभी हम आगे जाके सवाल देखेंगे, वो एक्चुअल ओवरहेड भी एलोकेट कर देता है। तो आपने अभी आगे जो सवाल देखने ना, मैं हर जगह पे आपको बताऊंगा, ये है दुनिया का काम, ये है हमारा काम, ठीक है जी। तो ये भी हम जो चीज़ें सीख रहे हैं ये प्रैक्टिकली दुनिया में ऐसे होती हैं। ICAP में कभी कभी एग्जामिनर आता है, कहते हैं नहीं, अज्यूम करो हम मार्स पे हैं और उसमें ये काम हो रहा है, तो अज्यूम करके वो बहुत सारे काम आपसे करवाएगा और आपने करने। अब बताएं मेरे प्यारे बच्चों, ये डेप्रिसिएशन मशीनरी का है। ये मशीनरी कहाँ पड़ी है? सारे डिपार्टमेंट्स में हो सकती है। ऐसा कहाँ कहाँ पड़ी है सर? मशीनरी A में भी पड़ी है, B में भी पड़ी है, C में भी पड़ी है, D में भी पड़ी है और Y में भी पड़ी है। X और Y दोनों में पड़ी है। मुझे एक बात बताओ, मशीनरी है 5,07,000 की, ये किस बेसिस पे एलोकेट करूं? सर मशीनरी का डेप्रिसिएशन जनरली मशीन वैल्यू पे एलोकेट होना चाहिए। अगर मशीन वैल्यू गिवन है तो क्या गिवन है मशीन वैल्यू? जी सर, मशीन वैल्यू के बारे में कह रहे जी 12 लाख की मशीन इधर लगी है, 5 लाख की इधर लगी है, 15 लाख की इधर लगी है, 1 लाख की इस डिपार्टमेंट में लगी है और 80,000 की। टोटल बता सकते हो मशीनरी कितने की लगी है? 3,03,80,000 ऐसा यह है। अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ डेप्रिसिएशन कितना है? 507,000। टोटल मशीनरी कितने की है? 3,380,000। क्या आ रहा है मेरे बच्चों? ये 15%। 15% आ रहा है ना? क्या आ रहा है? 15% क्या है सर? इसका मतलब है डेप्रिसिएशन 15% है बुक वैल्यू का। ऐसा ये डेप्रिसिएशन आपने इस रेशो में एलोकेट करना है। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ ना, ये मशीन की वैल्यू है, ऊपर डेप्रिसिएशन है, तो आपने डेप्रिसिएशन का रेट निकाल लिया, कितना जी? 15%। तो इसका मतलब है सारों की मशीन पे 15% का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। तो करो जरा जी, 12 लाख की मशीनरी पे 15% कितना जी? मैं डेप्रिसिएशन ले लूं कितने का? 1,80,000 का। सही कर रहा हूं मैं? फिर मेरे बच्चों बी पे डेप्रिसिएशन ले लो कितने का? 5 लाख की मशीनरी पे 15%, 75,000।
फिर मेरे बच्चों मशीनरी सी की 1500, 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 15% कितना, 2,25,000। मेरे बच्चों एक्स सर्विस डिपार्टमेंट में छोटा सा मशीन यहाँ भी पड़ा हुआ सर 1 लाख का, मल्टीप्लाई बाय 15% इज 15,000। और छोटी सी मशीनियाँ यहाँ भी पड़ी है 12,000। अब बताओ क्या ये मिला जुला के 5,07,000 बन रहे हैं? हमने सारी पहली डेप्रिसिएशन की कॉस्ट किसको एलोकेट कर दी, पांचों डिपार्टमेंट्स को। डिपार्टमेंट क्या होते हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो जगह है जहाँ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है। सर्विस डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प कर रहा होता है। अभी हम सारी कॉस्ट जो एलोकेट कर रही है, जनरल ओवरहेड्स हैं, जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, स्पेसिफिक हैं। जनरल है, स्पेसिफिक होता तो वो डिपार्टमेंट में आपको डाल के दे देता, ठीक है जी। यहाँ ऐसा नहीं है। ये कौन से ओवरहेड्स हैं? जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऐसा। अब आओ जरा सर, इसके बाद मेरे पास डेप्रिसिएशन के बाद मेरे बच्चों इनडायरेक्ट लेबर। अब इनडायरेक्ट लेबर का कोई बेसिस गिवन नहीं है सवाल में, लेकिन नीचे एक लाइन जबरदस्त लिखी है, इनडायरेक्ट लेबर वर्क क्लोजली विद डायरेक्ट लेबर ऑन एवरी प्रोडक्ट इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या मतलब? एक प्रोडक्ट पे अगर एक सर्टेन नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स लगते हैं तो उसी का कुछ परसेंटेज इनडायरेक्ट वर्कर होता कौन है? सुपरवाइजर है या इनडायरेक्ट वर्कर मिसाल के तौर पर वो बंदा है जो प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहा लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फैसिलिटेट कर रहा है। मे बी एक हमारे पास मशीन सही करने वाला हो, ठीक है जी, मे बी ये सफाई सुथराई वाला हो, ठीक है जी, फैक्ट्री के अंदर। तो उन्होंने कहा जी हमारा अंदाज़ा है कि पूरे साल में जितने लेबर आवर्स होते हैं लगभग उसका एक सर्टेन परसेंटेज क्या होता है, इनडायरेक्ट लेबर के आवर्स। तो उन्होंने कहा ये लाइन अगर लिख दी इसका मतलब क्या है? अब आपने इनडायरेक्ट लेबर को एलोकेट करना है किसकी बेसिस पे? अब लेबर आवर्स हैं, मुझे पता लेबर आवर्स यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? सर आमतौर पे वहाँ डायरेक्ट लेबर काम नहीं कर रहा होता। डायरेक्ट लेबर काम कहाँ करता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अब मुझे बताएं सर मेरे पास ये कॉस्ट डायरेक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एलोकेट हो जाएगी, ऐसा कितना जी? 24, 36 और 15 एडअप करो इनको, 24, 36 और 15, 75,000 आवर्स पक्का। अब एक काम करते हैं, हम इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट को उठाते हैं 3 लाख को और डिवाइड कर दें किससे? टोटल ऑफ कितना आता है? इसका मतलब है लगभग जब 1 घंटे का काम होता है डायरेक्ट लेबर का तो 4 रुपए का इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनकर होती है। अंदाजा है हमारा ये। तो बताएं अब मैं क्या करूं? ओवरहेड्स को एलोकेट कर दूं किस बेसिस पे? लेबर आवर्स के बेसिस पे कर दो। सर अगर ये यहां ना लिखा होता तो आपने ये बेसिस दिमाग में रखनी है कि हमने इनडायरेक्ट लेबर को आई कैप में लेबर आवर्स की बेसिस पे एलोकेट करना है। डन। क्या आ रहा है देखो जरा इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट सर 75, 4 रुपए इंटू 24,000 इज 9 कितना 96,000 डालना सर यहाँ पे। फिर मेरे पास 4 रुपए मल्टीप्लाई बाय 36,000 आवर्स 140। फिर मेरे पास 4 रुपए इंटू 15,000 आवर्स 60,000। अब ये सारे मिला के क्या 3 लाख बन रहे हैं? इन दोनों को एलोकेट करने की जरूरत नहीं है, ये हमने फारिग कर दिया इनडायरेक्ट लेबर। अब सुपरविजन कॉस्ट, आमतौर पे सुपरविजन कॉस्ट नंबर ऑफ मजदूरों पे चलता है, ना दिया हो तो आप लेबर आवर्स की बेसिस पे कर देना, ठीक है जी। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ मजदूर दिए हुए हैं। अच्छा ये जो मजदूर दिए हुए हैं ये कौन से मजदूर हैं? हर रंगो नस्ल के मजदूर हैं, ये डायरेक्ट मजदूर नहीं है खाली। तो आपको इसलिए सर्विस डिपार्टमेंट में मजदूर नजर आ रहे हैं। सर्विस डिपार्टमेंट मिसाल के तौर पर एक कैंटीन है तो बंदा तो होगा ना उधर, सुपरवाइजर भी होगा, एक तो पराठे खुद बन रहे हैं, आटा आ रहा है, वो गुंद भी नहीं, लोग हैं वहाँ पे। अच्छा क्या है जी? अब बताएं मेरे पास टोटल कितने हैं? 144 लोग। सुपरविजन कॉस्ट कितने की है? 3 लाख की। तो 3 लाख को डिवाइड कर दूं किससे? सर क्या एग्जाम में ये वाली जो वर्किंग आप कर रहे हैं करके दिखाने की जरूरत है? नहीं, आपको सिंपल एक काम करना है, अपने जवाब में यहाँ एक कॉलम ऐड कर देना है किसका? बेसिस का। किसका? और आपको ये कैलकुलेशन फिर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये कैलकुलेशन का मतलब ये वाली कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं। अब मुझे बताएं क्या आ रहा है सर? 144 पे 20 ये 0.33। अब ये एक मजदूर के अगेंस्ट सुपरविजन कॉस्ट है पूरे साल की।
तो हम एक काम करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, 40 से। क्या आ रहा है देखें सर मेरे पास सुपरविजन कॉस्ट 8,333, एक दो और 3, हाँ जी 83,000 समथिंग आ गया। जाने दो बेटा पॉइंट को। अब बताएं सर मेरे पास 60 से मल्टीप्लाई करो, 2083 मल्टीप्लाई बाय 60, 1,25,000 पूरे। सर फिर मेरे पास 2083 मल्टीप्लाई बाय 25, 52, ठीक है मेरे बच्चों। फिर 7 से मल्टीप्लाई करें, 14583। सर लास्ट 25,000। अब मुझे बताएं मिला जुला के क्या ये अमाउंट इसको 4 कर दो, आप पूरे हो रहे हैं? कौन सा बेटा? अच्छा सर थैंक यू। हाँ जी हो गया। अब मुझे बताएं मेरे पास सर 3 कॉस्ट एलोकेट हो गई। चौथी कॉस्ट 2 मिनट बोर्ड पे देख लो, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री। सर फैक्ट्री के रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हो वो आपने एलोकेट करने किस पे, एरिया की बेसिस पे। सर इनडायरेक्ट लेबर में सी डेप्रिसिएशन 60, अच्छा ठीक है समझ गया। कितना जी एरिया है हमारे पास, कितना जी, इन सबको ऐडअप कर दें एरिया को, 1500 स्क्वायर मीटर, बहुत बड़ी फैक्ट्री है सर। मिला जुला के कितने आ रहे हैं? अच्छा हमारे पास कॉस्ट कितनी है? 90,000। तो इसका मतलब है सर 90,000 डिवाइडेड बाय 1500 क्या आ रहा है? 60 रुपये फी स्क्वायर फीट हमारा रेंट है साल का। तो 60 को हम मल्टीप्लाई करें 500 से तो 30,000 हो गया सर हमारे पास। इंश्योरेंस है ना, सॉरी ये 30,000। फिर दूसरे का है 39,000। क्यों सर? क्योंकि हमारे पास सर 60 रुपये मल्टीप्लाई बाय 650, फिर 250 करो 15,000। फिर सर फिर हमारे पास 50 और 50, 3 और 3 पक्का मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पे। हमारे पास सर इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग हो गई। फिर मुझे पता है सारे काम जो तुम कर रहे हो ये ख्वाबो ख्यालों में कर रहे हो या ये एक्चुअल में हो भी रहा है? नहीं सर ये हम सिर्फ अभी ख्याली पुलाव बना रहे हैं, इस डिपार्टमेंट को इतने दे दो, इसको इतने दे दो, ठीक है जी। अब इसके बाद सर उसके बाद सर क्या आ रहा है मेरे पास? सर मेरे पास रेंट एंड डेट्स इसी बेसिस पे एलोकेट होगा, एरिया ऑक्युपाइड की बेसिस पे। सर 72,000 डिवाइडेड बाय 15,000 क्या आ रहा है? कितना? 48। अच्छा बेटा ये उम्मत जो गुमराह हुई है ना मेरी वजह से हुई है, मैंने यहाँ 15,000 लिख दिए थे, कोई टेंशन नहीं है। और ये 48 बन गया 48। अब क्या करूँ सर 48 को मैं मल्टीप्लाई करूँ। अच्छा एक बात बताओ और सुनो, जब दो कॉस्ट की बेसिस सेम है, थोड़ी अल्लाह ताला ने अकल दी है जिसको मैं कहता हूँ थोड़ा एनालिटिकल स्किल्स अच्छी हैं, तो आप नहीं आप ज़रा देखो ये 72,090 का कितने परसेंट है? 72,090 का कितने परसेंट है? अच्छा ये भी निकालना नहीं आता सर। 72 को ऊपर रखो बेटा, 90 को नीचे रखो, 80% है। अब एक काम ये करो प्यारे भाई, जो आपने एलोकेशन की है ना उसका 80% ले लो, ख़त्म। अरे इसका 80% ले लो, कितना जी? 24,000। ये फिर अब एक बच्चा सोच रहा है ये ऊपर वाले को आपने ऐसे इसके साथ कनेक्ट नहीं किया था, बेसिस अलग है भाई, बेसिस सेम हो, आप ऐसे कर लो, ज़िंदगी आसान रखो, क्यों इतना लंबा लंबा टाइम लगा रहे चीज़ों में? बस ख़त्म हो गई ओवरहेड्स। अब एक काम करें सर इसका कर लें टोटल, क्या कर लें बताएं सर, हमने कितने रुपए के ओवरहेड अंदाजे से एलोकेट किए? 4,13,333। ये
4,14,200। 1,00,000 3498। पक्का बेटा यही? अच्छा बताइए ये कितना है मेरे बच्चों? अच्छा अब पता है सर सारे ओवरहेड्स किसको एलोकेट हो गए? 5 डिपार्टमेंट्स को। अब इन 5 डिपार्टमेंट्स में 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो प्रोडक्ट को बेनिफिट नहीं दे रहे, बल्कि सर ये दोनों डिपार्टमेंट्स इन 3 डिपार्टमेंट्स को बेनिफिट दे रहे हैं, ऐसा? अच्छा अब आप गौर से देखना, छोड़ दो सारी चीज़ें, मुझे यहाँ तक करवाना नहीं, रुक जाओ, पहले हम आगे चले जाएं, फिर उसके बाद इसको कॉपी करना आराम से। अब अंग्रेजी पढ़ने जा रहा हूँ, छोड़ दो सारी चीज़ें। ये कह रहे जी डिपार्टमेंट एक्स गौर से सुनो, प्रोवाइड सर्विसेज टू ऑल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स इक्वली। वो कह रहे हैं डिपार्टमेंट एक्स सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एक जैसा बेनिफिट देती है, बिसाइड सर्विंग डिपार्टमेंट वाई। इसका मतलब है एक्स डिपार्टमेंट वाई डिपार्टमेंट को भी सर्व करता है, ठीक है जी, टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ इट्स टोटल सर्विस। इसका मतलब है 10% सर्विस वो किसको देता है? डिपार्टमेंट वाई को देता है, बाकी 90% तीनों में एलोकेट हो जाता है, 30 और 10% इसको। डन। फिर डिपार्टमेंट वाई के बारे में क्या कह रहा है? डिपार्टमेंट वाई सर्व्स ऑल द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स इन द रेशियो 40-40-20। बताएं डिपार्टमेंट एक्स वाई को हेल्प करता है? यस सर। वाई एक्स को हेल्प करता है? नहीं। तो पहले किसको एलोकेट करें? पहले एक्स को एलोकेट कर देते हैं। तो हमें काम करते हैं, हम उठाते हैं और जो ओवरहेड आपने दिए हैं एक्स को वो छीन लेते हैं इससे और किसको दे देते हैं? सारे उन हकदारों को जिसका इसने बेनिफिट लिया है, ठीक है जी, या जिसको इसने बेनिफिट दिया है। सर 34,984 यहाँ से कटे सर, 10% तो पहले यहाँ डाल दो, 3498 खत्म। जो बाकी बच गए उसको 3 से डिवाइड कर दें। कुछ आ रहा है? 104 बेटा, पॉइंट तो हमने 55 में डालने छोड़ दिए थे। खत्म। अब इसमें कौन सा डिपार्टमेंट कुर्बान हो गया? एक्स कुर्बान हो गया। अब हमने क्या करना है? वाई को हमने एलोकेट करना है। इसके बाद दोबारा एक्स जिंदा हो जाएगा ना? नहीं सर। अब बताए वाई को कितना एलोकेट करें सर? पूरा कितना ना? 45,898। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब ये उठा के हमने एलोकेट करना है किसको? 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। किस रेशो में? 40, 40 और 20। करो जरा 40% निकालो। 18359 और इसका आधा 917। सही है बेटा, मटी पाओ। अब बता, इसमें ये 2 फौजी हमारे शहीद हो गए, बाकी सारी कॉस्ट किस में आ गई? इन 3 डिपार्टमेंट्स में। देखो क्या आ रहा है, $4,42,187। वाह जी वाह। ये भी कुछ आ रहा है, 3,15,000 तो 24 कितना आ रहा है? 4430 $4,43,054 रुपये। 383। अब एक काम करो जरा, एंड में आगे ना एक सवाब का काम ये कर लिया करो, इन तीनों फिगर्स को ऐड कर दिया करो। चेक करो जरा, ऊपर ओवरहेड्स टोटल सेम आ रहे हैं, ऐड अप करो इनको। 2 रुपये तो मुझे यहीं से कम नजर आ रहे हैं। चलो हाँ, क्या चीज? नहीं सही है, जाने दो।
जाने दो। बात बताओ, इससे कॉस्ट लेके देनी है किसको? इससे कॉस्ट लेके हमने किसको देनी है? प्रोडक्ट्स को। तो कैसे लेके दें? इसके आगे लगाना पड़ेगा एक नलका, ठीक है जी। नलका हमें ये बताएगा जी कि कितना कितना ओवरहेड आपने जो है वो प्रोडक्ट्स को देना है। तो नलके का क्या नाम है? ओ यार, किसकी बेसिस पे निकालें सर? सर मुझे एक बात बताएं, हमने आम तौर पे ये अज्यूम करना है कि एक प्रोडक्ट फैक्ट्री में जितना टाइम लगाएगा उसको उतने रुपए का ओवरहेड एलोकेट होना चाहिए, उसके हिसाब से एलोकेट होना चाहिए, क्योंकि जो फैक्ट्री में जितना टाइम लगाता है फैक्ट्री की चीज़ों का उतना बेनिफिट ले रहा होता है, ठीक है। तो हमारे पास ओवरहेड्स के लिए आर्स कितने हैं? 24, 36 और 15। तो हमें काम कर रहे हैं, ये ओवरहेड जो है ना प्रोडक्ट तक लाने के लिए 24,000 से उसको डिवाइड करते हैं, कितना आ रहा है? 18.4442। अच्छा मेरे बच्चों यहाँ पर आर्स कितने हैं? 36,000। अब ये कितना आ रही है? 12.12 और ये 25.5। सर ये आ गया हमारे पास तीनों प्रोडक्ट्स, तीनों डिपार्टमेंट्स का। ओ यार, नलका लगा दिया हमने। अब हम ग्लास लेके आएंगे हर प्रोडक्ट का और इसके नीचे से भरते हुए जाएंगे। 1 घंटा अगर एक प्रोडक्ट डिपार्टमेंट ए में लगाता है उसको कितने रुपए का ओवरहेड एलोकेट होगा? 18.42। अगर 1 घंटा सर वो डिपार्टमेंट बी में लगाता है 12.3 और 1 घंटा अगर वो डिपार्टमेंट सी में लगाता है तो ये बात समझ आती है सर? अच्छा पहले आप ये कॉपी कर लें सर, ये वो चीज़ है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैंने एक दफ़ा रिवाइज करा दिया ताकि मैं आज की क्लास को कनेक्ट कर सकूं उससे। ये कॉपी करें सर। अब हमने क्या करना है इसके आगे? अब हमने प्रोडक्ट को प्राइस करना है। जितनी प्रोडक्ट्स हमारे पास बन रही हैं इस एनालिसिस के हिसाब से अब हम उसकी क्या करेंगे? प्राइसिंग करेंगे। शाबाश। अच्छा देखो यार, एक चीज़ और सुन लो, अगर आपने एक ऐसी बेसिस पिक कर ली जो एग्जामिनर ने पिक नहीं की है और आपको लग रहा है कि यार मैं जो बेसिस पिक कर रहा हूँ वो शायद एग्जामिनर ने पिक ना की हो, आप वहाँ अजम्पशन लिख देना। लेकिन अल्लाह के वास्ते अजम्पशन ऐसी हो जो इस हद तक रीज़नेबल हो कि आप मिसाल के तौर पर रेंट को बांट रहे हो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पे। अच्छा वहाँ आपको एरिया दिया हुआ है, आपने कहा नहीं जिसमें ज़्यादा लोग होंगे वो प्रॉपर्टी को उतना ज़्यादा प्रेशर डालेगा, पाँव रखेगा उसके ऊपर, तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं रेंट का हिसाब किताब ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है जी। आपने कहा जी मशीनरी का डेप्रिसिएशन, आपने कहा जी मैं मशीनरी का डेप्रिसिएशन एलोकेट करूँगा लेबर आवर्स पे, क्योंकि जितने हाथ लगेंगे मशीन को उतनी ख़राब होगी वो। तो अल्लाह के वास्ते इस तरह की चीज़ नहीं करना। बाकी कोई भी लॉजिकल बेसिस आपको नज़र आए ना, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि एग्जामिनर और आपका जवाब सेम होगा। ये उसने अपने कमेंट्स में लिखा है कि हम कभी भी किसी बच्चे का जवाब इसलिए नहीं काटते कि उसने मशीन डेप्रिसिएशन को मशीन आवर्स पे कर दिया मशीन वैल्यू की जगह। हम नहीं काटते नंबर इसके ऊपर, क्योंकि मशीन आवर्स जो है वो एक रीज़नेबल बेसिस है। एक अटेम्प्ट आई आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, मशीन वैल्यू दी 5 डिपार्टमेंट्स में, मशीन आवर्स दिए 3 डिपार्टमेंट में। अजीब फजूल सवाल है ना। यहाँ पढ़िए तो क्या घंटे नहीं लगेंगे? आई कैप ने मशीन वैल्यू दी और मशीन आवर्स, मशीन वैल्यू दी 5 डिपार्टमेंट में, मशीन आवर्स किस में दिए? 3 में दिए। पता नहीं 2 में क्या लगता होगा, मशीन पता नहीं कैसे चलती होगी, हैं? नहीं लेबर आवर्स ये डायरेक्ट लेबर आवर्स है ना, नहीं ये डायरेक्ट लेबर आवर्स है ना। सुपरविजन तो इनडायरेक्ट मजदूरों की भी हो सकती है ना। कहाँ पर? नहीं नहीं, इनडायरेक्ट का मतलब प्रोडक्ट के लिए इनडायरेक्ट। मिसाल के तौर पर एक मजदूर है, वो कैंटीन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, वो ओवरऑल कंपनी के लिए इनडायरेक्ट है, लेकिन वो प्रोडक्ट के लिए भी इनडायरेक्ट है। लेकिन सर वो सर्विस डिपार्टमेंट के लिए डायरेक्ट लेबर है। एक बंदा पराठे बना रहा है, वो सर्विस डिपार्टमेंट के लिए क्या है? डायरेक्ट मजदूर है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन इस तरह की एनॉमलीज आपको सवाल में बहुत नजर आएंगी। पास पेपर में एक सवाल है वैक का, मतलब MFA का सवाल है, उसमें कहा कंपनी ने आज तक प्रॉफिट नहीं रोका, जो कमाया बांट दिया, रिटेन अर्निंग का बैलेंस आ रहा है। अब बंदा क्या करे उसका? तो फिर हमने अज्यूम किया कि आज तक का मतलब है, ये अज्यूम कर लेते कि आगे से ऐसा नहीं करेगा, आगे से जो कमाएगा
वो बांट देगा, छोड़ दिया हमने। और यकीन करो अभी आप आगे जैसे जाते जाओगे कॉस्टिंग में, और ख़ास तौर पे एमएफए में गलती होने का चांस इसलिए कि वो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट एक फाइनेंशियल एनालिसिस का एक्सपर्ट नहीं होता, ठीक है। अब उन्होंने एक सवाल बनाया जी, आज शेयर की वैल्यू 1000, उसने कहा ये इंशाल्लाह 3 सालों में ग्रो करते हुए 400 हो जाएगी। हाँ, अगर किसी बच्चे ने एमएफए दिया है तो वो ये सामने बताएगा वो कि आज वैल्यू कितनी है शेयर की, 1000 रुपये पर शेयर, लेकिन 4 सालों में ग्रो करते हुए, ये 3 सालों में ग्रो करता हुआ इंशाल्लाह 400 हो जाएगा। अच्छा, वेरी गुड सर। ये पहली कंपनी है जिसके डिविडेंड्स पॉजिटिवली ग्रो कर रहे हैं और शेयर की वैल्यू नेगेटिवली ग्रो कर रही है। असल में जो है वो जब सवाल बनाने वाला बंदा होता है ना, वो बेचारा, मैं क्या बोलूँ, जल्दी जल्दी बना देता होगा या इतने सारे एंगल्स नहीं देखता होगा, है क्या कर सकता हूँ। एक पुराना जो है वो एक सवाल है बीएफडी के अंदर, उसमें एसेट की वैल्यू दी हुई है 100 रुपये, उसमें डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड है 90 का, और नीचे आओ तो 20 रुपये का और डेप्रिसिएशन आ रहा है, तो क्या अज्यूम करें हम? मतलब ज़्यादा रगड़ दी होगी हमने। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं यार। एक सवाल है उसमें आप हाई लो मेथड लगाएं, फिक्स कॉस्ट नेगेटिव आ रही है, सवाल है ऐसे बहुत सारे। अच्छा, आई कैप का व्यू है इसके ऊपर, यार आई कैप का एग्जामिनर भी तो इंसान है ना, गलती तो उससे भी हो सकती है, आपसे होगी तो नंबर घटेंगे, उसका कुछ नहीं घटेगा, ठीक है ना सर। बड़े आगे हम दोस्त। अच्छा जी, अब आए ज़रा मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, आपके सामने है। अब ये वाला मरहला देख लेना। इस पूरे सवाल के अगर 16 नंबर होंगे ना, तो 5 नंबर जो अभी हम काम करने जा रहे हैं इसके। सेगा जी, हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जी, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, ठीक है। प्रोडक्ट ए के 1 यूनिट पे मटेरियल लगता है 300 रुपये का, ऐसा। डायरेक्ट लेबर आवर्स सर ये नीचे दिए हुए, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ जो है वो हमने इस सवाल में ऐड करनी है, वो है हमारे पास आर्ली रेट फॉर लेबर इज़ 22 रुपये पर आवर, ठीक है जी। गौर से देखना, कितने प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं सर? 2, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए के 1 यूनिट पे कितना मटेरियल लगता है ये आपको पता है। प्रोडक्ट ए पे डायरेक्ट लेबर आवर्स लगते हैं, कहाँ लगते हैं ये? डिपार्टमेंट्स में लगेंगे ना। कहाँ पर सर? डिपार्टमेंट ए में 2 घंटे लगते हैं, बी में 1 घंटा लगता है, सी में 3 घंटे लगते हैं। इन सारे घंटों का लेबर का एक ही रेट है। मजदूर को जो आप पैसे पे करोगे वो कितना है? 22 रुपए। लेकिन ओवरहेड का रेट क्या है? अलग अलग है। अब सुनना जरा दोस्त, मैं प्रोडक्ट ए की कॉस्टिंग कर रहा हूं। पहले बताओ, प्रोडक्ट ए पे सबसे पहले हमारा मटेरियल कितना लगा है सर? सर प्रोडक्ट ए पे हमारा मटेरियल लगा है प्यारे भाई कितने का? 300 रुपए का। इसके बाद सर इस पे मजदूर ने काम किया है, कितने घंटे लगाए? 2, 3 और 3 6 घंटे टोटल मजदूर ने लगाए। इस पे आप कितने रुपए का उसको मजदूर को पैसा दोगे? मजदूर को 22 रुपए का। तो हम एक काम कर रहे हैं, इधर ऐड कर रहे हैं डायरेक्ट लेबर कितने का सर? 6 घंटे इंटू 22 कितना? 132। अब ये दोनों आ गए। अब हमने क्या ऐड करना है इसके ऊपर? ओवरहेड्स। अब बताएं ओवरहेड्स में सबसे पहले ये कहां से गुजरेगा? डिपार्टमेंट ए से। अब इसमें 2 घंटे मजदूर इस पे काम कर रहा है। मजदूर को तो आपने 22 रुपये दे दिए, लेकिन इन 2 घंटों में बाकी भी तो चीज़ों का बेनिफिट लिया ना इसने। किसका बेनिफिट लिया है? डेप्रिसिएशन का, इनडायरेक्ट लेबर का, सुपरविजन कॉस्ट का, बिल्डिंग की इंश्योरेंस का, रेंट का। सर 1 घंटे के अगेंस्ट हमने कितने रुपए का रेट रखा है? 18.42। अब बताओ ए डिपार्टमेंट में इसने कितने घंटे गुजारने? 2। 18.42 के हिसाब से देखो क्या आ रहा है? 36.84। ऐसा। इसी तरह डिपार्टमेंट बी में भी गया। डिपार्टमेंट बी में भी हमने इस पर 1 घंटा लगाया, तो मजदूर को तो 22 रुपये दिए, लेकिन ओवरहेड कितना एलोकेट करूँ? 12.3 कितना? 12.3 आ जाएगा सर ये।
फिर मेरे बच्चों इसके बाद सी, सर मेरे पास 3 घंटे मजदूर ने लगाए इस डिपार्टमेंट में, 22 रुपए के हिसाब से आपने मजदूर को तो पैसे दे दिए, ओवरहेड कितने के दे रहे हो सर? कितना? 3 इंटू 25.58 कितना मेरे बच्चों? अब एक बात बताओ, अगर मैं इन सबको ऐडअप कर दूं क्या आएगा? कल बताया था एक्स फैक्ट्री कॉस्ट, कितना जी एक्स फैक्ट्री कॉस्ट? टोटल 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 ये क्या आ रहा है मेरे भाई? 557.8 ऐसा। अब मेरे बच्चों मुझे बताओ इसमें और क्या ऐड करना है कुछ? यस सर, इस पे आपने 20% जो है वो एडमिन ओवरहेड्स भी ऐड करने, अमीन नहीं है ये, एडमिन ओवरहेड्स है, ठीक है जी। कितना जी? 20%। 20% किसका जी? एक्स फैक्ट्री कॉस्ट का, ऐड करो उसके अंदर। कितना जी? 111। अब बताएं सर मेरे पास फुल कॉस्ट आ जाएगी कितना? 660.4 ऐसा। अब इसमें मैं क्या ऐड करूं? अब इस पे मार्कअप ऐड करें। मार्कअप कितना प्यारे भाई इस पे? सर मार्कअप है इस पे कितने का जी? 30% ऑफ कॉस्ट करें ऐड। वन 200.8 क्या आ रही? 870.2 ये आ गई सर हमारी सेलिंग प्राइस। ऐसा, ये बात समझ आती है मेरे बच्चों? अब बताएं इसी तरह आप प्रोडक्ट बी की भी कॉस्टिंग कर लेंगे। ये कॉपी प्रोडक्ट बी को देख लोगे। सर जो कॉस्ट फैक्ट्री से बाहर लगती है उस वही एक्स फैक्ट्री में आएगी। नहीं बेटा, उर्दू जुबान में दोबारा सुन लो। जब फैक्ट्री से आप बाहर निकल रहे होते हो ना, उस वक्त तक जितनी कॉस्ट लगी होती है हम कहते हैं जी ये फैक्ट्री एक्स फैक्ट्री कॉस्ट है। यानी एक्स फैक्ट्री का मतलब है आप जब फैक्ट्री छोड़ रहे थे इतना खर्चा आप पे लग चुका था, ठीक है जी। अब इसके आगे जो फैक्ट्री के बाहर खर्चे होंगे वो आपने लेने, ठीक है जी। बता रहा हूं मैं, मोहम्मद बता रहा हूं बेटा, फैक्ट्री की डायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं जनाब, प्रोडक्ट बी को कर लोगे, मैं नहीं करवा रहा, वो खुद कर लेना, ठीक है। अच्छा जी मेरे प्यारे बच्चों, गौर से देखना, एक छोटा सा एनालिसिस हम और कर रहे हैं सर। मुझे एक बात बताएं सर, इज दैट पॉसिबल कि एक डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी और सी, और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है हमारे। इज इट पॉसिबल कि ये सर्विस डिपार्टमेंट इसको भी हेल्प करे, इनको भी हेल्प करे, और ऐसा हो सकता है कि सर ये वाला डिपार्टमेंट इसको भी हेल्प करे और इनको भी हेल्प करे? ऐसा है नहीं। तो सर इसका मतलब है एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को और दूसरा पहले को अगर हेल्प करेगा तो फिर कॉस्ट एलोकेशन इतनी सीधी नहीं रहेगी, ठीक है। फिर क्या करना है हमने सर? सर हमारे कोर्स में ऐसे सिनेरियो में जहाँ एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को और दूसरा पहले को हेल्प कर रहा है ना, 3 मेथड्स हमारे कोर्स में कॉस्ट एलोकेट करने की, ठीक है। हमने एक आध क्लास पहले उसमें से एक मेथड पे डिस्कशन की थी, लेकिन खैर हम ये आ रहे हैं 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स और 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स। इसके आगे लिखा है एलोकेटेड ओवरहेड्स। इसका क्या मतलब है? सर ये एग्जामिनर ने ना आपको यहाँ तक काम करके दे दिया है, यहाँ तक। एग्जामिनर ने कहा ऊपर वाला काम आप ना करें, हमने करके दे दिया है। अब आपने एक काम ये करना है प्यारे भाई कि आपने सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है ना इन 2 की, यह आपने उठा के एलोकेट करनी है किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को। हमने कहा ठीक है अभी कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। हमारे पास प्रोडक्ट कौन कौन से सर, डिपार्टमेंट कौन कौन से? ए प्रोडक्शन है, बी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। डन। सर हमारे पास एलोकेटेड ओवरहेड्स जो ऑलरेडी एलोकेट होके आ गए हैं वो कितने हैं जी? 60, 40, 50, 60,
40, 50 और 19,600 और फिर 25,000। अब ज़रा गौर से देखना मेरे प्यारे बच्चों, देखें जब डिपार्टमेंट एक्स को आप बांटोगे ना, इसको फोकस करना, जब डिपार्टमेंट एक्स को बांटोगे ना, इसका आपने 20% ए को देना है, इसका 30% बी को देना है, इसका 20% सी को देना है और 10% वाई को देना है। डन। तो इसका मतलब ये है कि सर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दूसरे को हेल्प कर रहा है। सर दूसरे का अगर मैं देखूँ तो दूसरा वाई, सर वाई के आपने 40% इसको देने हैं, वाई के 20% इसको देने हैं, सर आपने वाई का 20% इसको देना है और आपने वाई का 20% एक्स को भी देना है। तो इसका मतलब है एक्स वाई को हेल्प कर रहा है और वाई, तो सर हमने लास्ट क्लास में ये सीखा था या बीच में, दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ मैं, कि आप एक काम करें, सबसे पहले उठा के एक्स को एलोकेट कर दें जी एक्स को एलोकेट। मैं नाम दे रहा हूँ जी री एलोकेशन ऑफ एक्स। एक्स में है कितना? 19,600। ले लो इससे ही और ये एलोकेट कर दो किसको? सर ए बी सी और वाई को करो। सर 19,600 का 20% 3920। 19,600 का सर 30% कितना? सर सी 39। अच्छा अब इसके बाद 10% कितना होता है जी? 1960। इससे क्या हो गया? इससे हमारा एक्स, प्रोडक्ट एक्स शहीद हो गया, डिपार्टमेंट एक्स ये नहीं रहे, बाकी इसकी कॉस्ट सब में एलोकेट हो गई। कितनी जी? 63,920, ये 45,880 और 53,920 और सर ये मेरे पास 26,900 क्या चीज? ये कितना बच रहा है? 30, 20, 50 और 20, 70। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसको 40 करो भाई, कितना आ रही? 7840। ध्यान तो गया इसका। अब क्या होगा जी? 6, 7। अब पूरे हो गए 100। अब हमने क्या करना है जी? अब हमने उठाना जी किसको? वाई को। अच्छा वाई में अब थोड़ी और शक्ति आ चुकी है। अब वो कितना हो चुका है? 26,900। अब जरा इसको एलोकेट करते हैं, इसको एलोकेट करो, उठाओ। किस में एलोकेट करें? सर वाई एलोकेट होगा 40, 20, 20, 20। करें जी री एलोकेशन ऑफ वाई। 40, 20, 20, 20, 10,000। इसका आधा 392, 5392 और 5392। ठीक है जी। ये अमिताभ बच्चन की फिल्म चल रही है जहाँ उसकी माँ मर जाती है, वो कहता है भगवान मेरी ज़िंदगी माँ को दे दे, तो वो मर जाता है, माँ जिंदा हो जाती है। माँ कहती है भगवान आधी आधी दे दे दोनों को, तो दोनों जिंदा हो जाते हैं। ठीक है जी। अब ये मर गया, ये जिंदा हो गई। ये कितना आ रहा है? 78624। ये कौन उठने का टाइम है किसी के? 2 बजे हैं ये क्यों बेटा? टाइमर लगाया हुआ पानी वानी पीने के लिए। लेकिन FAR1 की क्लास में किसी बच्चे ने कहा मैं तो पानी के लिए टाइम सेट किया है कि मुझे याद रहे कि मैंने पानी पीना। 51272 ये 312 ऐसा। अब इसमें हमारे पास वाई शहीद हो गए। अब क्या करें जी? आप सर इसको उठाएं और आप बस यही काम करते रहें। कब तक? जब तक आपके पास सिंगल डिजिट में नंबर ना बच जाए। अब ये एक मसला है। ठीक है जी। ये सिंगल डिजिट आएगा कोई तीसरे चौथे स्टेप पे जाके। क्या करते रहें हम? करते रहें। हाँ करते रहें सर। इसके नंबर है, इसके कितने नंबर होंगे गैस करो। लास्ट अटेम्प्ट में, लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट में कितने नंबर का है? ये सिर्फ ये स्टेप 7 नंबर का स्टेप है। ये 7 मार्क्स का। ठीक है जी। मैं हाँ आप करते रहना है और तो आप कुछ करोगे नहीं वहां पे।
यही करते रहना, ठीक है जी। अच्छा मेरे बच्चों, मैं फिर आपको एक बात बता दूं, और एक चीज़ याद रखो, एग्जामिनर अगर आपको कहे ना, इसको इस मेथड को हम कहते हैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है जी। एक बंदे ने बड़ा सेट काम किया था पेपर में, उसने ऊपर लिख दिया फिगर्स इन थाउजेंड्स, ठीक है जी। उसने फिगर्स इन थाउजेंड्स में किया, ये रह गया 25 और ये रह गया 19.6। तो पहले स्टेप में ही जो है वो सिंगल डिजिट पे आ गई बात, इसने कहा खत्म भाई, यही है, इसी में गुजारा करो, ठीक है ना, अल्लाह के वास्ते ये नहीं करना, ठीक है ना। जो जिस डिनोमिनेशन में दिया उसी में आपने रहना है। अच्छा सुनो, अब अगर आप y को एलोकेट करोगे, फिर सॉरी x को एलोकेट करोगे, फिर क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा और y जिंदा हो जाएगा। आपने ये काम करते रहना है जब तक कि सिंगल डिजिट पे बात। ये कौन सा मेथड है, एक फजूल मेथड लग रहा है ना आपको, जिसमें मैथ्स है, मजदूरी है, कोई कॉन्सेप्ट इतना नहीं है, लेकिन एग्जामिनर ने सबसे ज्यादा दफा ओवरहेड में यही मेथड पूछा है, ठीक है जी। ऐसा मेथड है जिसमें लॉजिक कॉन्सेप्ट इतना नहीं है, तंग करने वाली बात है, एलोकेट हो रहा है, एलोकेट हो रहा है, एलोकेट हो रहा है। चौथे स्टेप पे रोका है, 7 है तो 5 नंबर दे देते हैं, ये छठे और 7वें पे क्यों नहीं गया भाई। आपने कहाँ तक जाना है, सिंगल डिजिट तक। सिंगल डिजिट के बाद आप ये लिख दें, खत्म, इसके आगे मैं नहीं एलोकेट कर रहा, क्योंकि कुछ मुजाहिद ऐसे होते हैं जो डेसिमल्स तक जाने का इंतजार करते हैं, नहीं जाना ऐसे। मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो उसने अपने कमेंट्स में लिखी हैं, कि एग्जामिनर ने जब सवाल दिया लोग डेसिमल्स तक चले गए, नहीं जाना, सिंगल डिजिट पे छोड़ देना। अब मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास लिखेगा नहीं कोई भी इसको, अगर मैं काम करता मेरे बच्चों प्लीज़ बोर्ड पे देखना, A B C X और Y, मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास है एलोकेटेड ओवरहेड्स कितने सर, 60 40 50, गौर से देखना, 60 40 50 और 19,600। और मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। एक काम करते हैं, छोड़ो सारी चीजें, बताओ x के ओवरहेड्स कितने हैं। 19,000 नहीं, ये नहीं है खाली, ये नहीं है खाली। x को और भी ओवरहेड मिलेगा जब y बटेगा, ये रहा y, जब y बटेगा, गौर से देखना मैं कैसे लिख रहा हूं, जब y बटेगा तो x को क्या मिलेगा, 20% मिलेगा। ऐसा जब y बटेगा तो x को, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, x के अपने ओवरहेड्स और 20% ऑफ y, ऐसा। अब मेरे प्यारे बच्चों y कितना है, 25,000 तो इसके अपने, लेकिन जब x बटेगा, ये रहा x, जब x बटेगा तो y को 10% मिलेगा। ये इक्वेशन बनाना सीख लो, ठीक है जी। आगे जी 10% ऑफ x, ऐसा। अब बताओ x कह रहा है मेरे ओवरहेड्स हैं 19,600, और जब y बटेगा तो 20% मेरा, और y क्या कह रहा है, मेरे अपने ओवरहेड्स हैं कितने, 19,600, ये रही जी 19,600, लेकिन जब x बटेगा तो मुझे क्या मिलेगा, सॉरी y कह रहा है मेरे ओवरहेड है 25,000, और जब x बटेगा तो मुझे कितना मिलेंगे, 10%, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब जरा इस दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। सर ये कैसे करेंगे, इसी से तो मैं भागता हुआ क्यूटी से यहाँ आया हूँ। अब एक काम करो, ये जो y जो है ना, ये बराबर है इसके, तो सब्स्टिट्यूट कर लो, इस y को सब्स्टिट्यूट कर लो। कैसे सर ये बताएं, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। x 19,600 प्लस 20% y की जगह ये लिख दो पूरा, 25,000 प्लस 10% ऑफ x, ऐसा। अच्छा फिर सर ये जो 20% है ये चौकीदार है इस गेट का, जो भी निकलेगा इससे टकराता हुआ जाएगा, कितना 5,000, और 2% ऑफ x, पक्का। अब बताएं वैल्यू क्या आ रही है जी,
दोनों को एडअप करो, 24,600 प्लस 2% ऑफ एक्स। अब इसमें से एक्स निकाल के दे सकते हो कितना? 25,010। ये आ गई किसकी वैल्यू? एक्स की वैल्यू। बोर्ड पे देखो किसकी वैल्यू आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम एक काम करते हैं, ऊपर में से किसी भी एक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू रख देते हैं और क्या मालूम कर लेते हैं। तो हम सीधा सीधा सर वाई वाली इक्वेशन में रख देते हैं इसको। वाई क्या है जी? 25,000 प्लस 10% ऑफ 25,102 क्या आ रहा है देखें वाई? 2751। अब बताओ मेरे पास x और y की दो वैल्यूज आ गई हैं। x आ गया 25,102 और y आ गया 27,510 साइमल्टेनियस इक्वेशन से। बोर्ड पे देखो x आ रहा है 25,102, लेकिन जब हम यहां जाते हैं यहां आ रहा है 19,600। हमने कहा कोई टेंशन नहीं है, हम x को मान लेते हैं 25,102, यही आ रही है वैल्यू। अब एक काम करें, एलोकेट कर दें x को, री एलोकेशन ऑफ x। 19,500 लिखा है ऊपर, लेकिन मैं कितना एलोकेट कर रहा हूं? 25,102। करो एलोकेट, करो एलोकेट। सर कितने परसेंटेज क्या जी? जब x बटेगा तो 40 30 20 10, 40 30 20 10 41। फिर सर 40 के बाद 30, 7531। फिर जी 5020 और 2510। ऐसा इसमें अगर हम नेट करें तो सर हमारे पास क्या बच रहा है? ये आ रहा है सर 70,041, ये 47,531, 55,020। यहाँ नेगेटिव बच रहा है कितना? 5502। ये कितना आ रहा है? 27,510। ऐसा अब देखें y कितना है? 27,510। चलो जी, अब आपने करना है y को एलोकेट कितना जी? 27,000। अब आपने बांटना है सर सब में इसको, रीएलोकेशन ऑफ y बांटें जरा सर। रीएलोकेशन ऑफ y कितना जी? 11,000। ठीक है मेरे बच्चे। फिर सर कितना है y में? 40 20 20 20, 5502, 5502 और 5502। इससे क्या हुआ? एक ही गो में ये दोनों शहीद हो गए, खाली हो गए। आपको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत। ये कौन सा मेथड था? ये था साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड या अलजेब्रिक मेथड। कौन सा? अलजेब्रिक मेथड। ये डायरेक्ट मेथड नहीं था, ये डायरेक्ट मेथड तीसरा मेथड है। ठीक है, ये कौन सा मेथड है? अच्छा अब सुने, एग्जामिनर ने सिर्फ साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाने पर 10-10 नंबर बांटे पास में। इक्वेशन बना दो, वैल्यू निकाल दो, 10 नंबर। जाओ, अभी मैं आपको 2-3 पास पेपर करा रहा हूँ, ठीक है जी। और ये 2-3 पास पेपर कोई 1902 के नहीं हैं, करीब के, ठीक है जी। उसके बावजूद लोगों के नंबर आते हैं 18, 16। यकीन करो इनको पहली फुर्सत के नीचे किसी पत्थर के नीचे दे देना चाहिए, हैं? मैं दोबारा बता देता हूँ, पहले काम उसको कॉपी कर लो, मैं दोबारा क्वेश्चंस बना के दे देता हूँ। क्या चीज़ बेटा? स्क्रॉल डाउन। मैं ये दोबारा बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन नहीं बनती है पेपर में। मुझे अपने कॉस्टिंग का पेपर याद है, मार्च 2004 में मैंने पेपर दिया था कॉस्टिंग का, और पूरे पेपर में ये एक ही सवाल आता था मुझे, और उसमें मैंने क्वेश्चन उल्टी बना दी थी। मैं पास हो गया था। इसकी वजह यह कि जब मेरे साथ इस तरह का मामला होता है ना, सेटबैक आता है, तो मुझे बड़ी पैनिक होती है। शुरू के कोई 1-10 मिनट या 12 मिनट, उसके बाद में आ जाता हूँ सुकून में, एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि फेल हो गया ये, ठीक है जी।
उसके बाद फिर मैं लड़ाई शुरू करता हूँ, और उसमें फिर जो हाथ आ गया। ठीक है जी। तो मैंने अल्लाह का नाम लिया, इसके बाद बजटिंग का सवाल उठाया, मैंने कहा जो फिगर समझ आएगी कर दूंगा, जो नहीं आएगी छोड़ दूंगा। इसी तरह एक एक करके सवाल उठाता गया, करता गया, उठाता गया, करता गया। और जिस पेपर में मैं ये हल करता हूँ ना, उसके बाद मैं आई कैप से बाहर निकलता था, आमतौर पर मैं बस में जाता था, उस दिन रक्शे में घर जाता था, ताकि मुझे किसी जलील से बात ना करना पड़े। ठीक है जी। मैं सीधा घर पहुँचता था और उसके बाद अगले पेपर की तैयारी। ठीक है जी। फिर एग्ज़ाम सारे ख़त्म हो जाएं, फिर आपने जो टेंशन लेना है लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। और फिर जब रिज़ल्ट आया मैं पास हो गया। कई दफ़ा तो मुझे खुद भी हैरत हुई है कि ये क्या हुआ है। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बाखुदा बता रहा हूँ, हल्फन बता रहा हूँ, कसम खा के बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे मैंने पेपर दिए हैं। आज अगर वो पेपर आपको दिखाया जाना यहाँ पे, आपको हंसी आएगी। हमारा टीचर है और मैं पास हो गया। ठीक है जी। ये तो कोई बात ही नहीं है। मैं इतना पढ़ने वाला स्टूडेंट था, मैं पूरी रात बैठ के पढ़ता था टेबल की लैम्प के नीचे, और पता नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ। ऐसे ऐसे तुक्के लगे मेरे, ऐसे ऐसे तुक्के लगे। आपकी सोच है। अल्लाह करे क्वालिफिकेशन के मामले में जैसा मेरा नसीब है ना, अल्लाह आपको भी वैसे ही दे। ये अगर आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लिया और आपने डायरेक्ट फिगर्स लिख दिए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपने किया है ना, ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो सर फिर आपने क्यों किया? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को कैलकुलेटर भी चलाने नहीं आता। आप कहते ये यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचा, तो मैंने कहा करा ही दो इसको। अब बोर्ड पे देखना मेरे प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन कैसे बनी ये ज़रा देख लो। सुनो, यहाँ इक्वेशन मैं दोबारा बना रहा हूँ, यहाँ आपके सामने बनाता हूँ। खुद बताओ तमाम बच्चे, मुझे बताओ एक्स के ओवरहेड्स कितने हैं? 19,600 हैं। अच्छा वाई के कितने हैं? यहाँ तक पूरी उम्मत मुत्तफिक है, पक्का? बोर्ड पे देखना, लिखना नहीं। एक्स में एक पोर्शन और ऐड होगा, किसका? अच्छा, अब ये y का पोर्शन जो ऐड होगा ना, इसके लिए आपने एक तरीका सीखना है। अब आप देखें y बट कैसे रहा है। ये y बट रहा है, y का 40% a को, y का 20% b को, y का 20% c को, और y का 20% किसको? x को। तो हम ऐसे लिखते हैं 20% ऑफ y, ऐसा। अब पता है जब आप इसको घर में बैठ के देखोगे ना, थोड़े टाइम बाद आपको चक्कर आएंगे। पता है कैसे? आप कहोगे सर ने लिखा 19,600, ये तो आ गया, लेकिन ये 20% तो x के नीचे लिखा है ना, ये y क्यों लिखा सर ने? आप कंफ्यूज। अब भाई ने इक्वेशन फिर ऐसे बनानी है, 19,600 20% ऑफ x। ठीक है जी। अल्लाह के वास्ते ये काम नहीं करना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आपने करना ये कि सर 19,600 लिख दिया सीधा सीधा। अब आपने बांटना है किसको? y को। जब y बटेगा तो x को क्या मिलेगा? तो आपने लिखना है 20% ऑफ y, ऐसा। अब बताए y कितना है? 25,000। और जब x बटेगा तो आ जाएगा इधर 10% ऑफ। अब एक बच्चे ने कहा अच्छा, बस मैंने जो है ना वो ऐसे ही देखना है, और ये 20 के साथ x की जगह मैंने क्या लिख देना है? y, और ऐसे ही देखना है, और यहाँ 10% y के नीचे आ रहा है तो मैं क्या लिख दूंगा? x। अल्लाह के वास्ते लॉजिकली देख लो इसको, रात दिन ये हरकतें करने से बेहतर है आप लॉजिकली। जब x बटेगा तो y को कितना मिलेगा सर? 10%। जब y बटेगा तो, अब ये समझ आ गया। अब मैं आपको देता हूँ एक इक्वेशन, अब मुझे सिर्फ इक्वेशन बना के दे दो, ठीक है? बड़े ये कॉपी करो, कर लिए कॉपी? अब आओ मेरे बच्चों, आपको एक सवाल दे रहा हूँ पास्ट पेपर्स का। आप सेट है मेरे बच्चों? यह है। अब बताएं जी, हमारे पास डिपार्टमेंट x और डिपार्टमेंट y इस तरह आ रहा है। अच्छा सॉरी, डिपार्टमेंट y और z है। अब एक प्रॉब्लम ये, इक्वेशन में तो x और y था, यहाँ आ गया y और z। अब मुझे ज़रा 10 नंबर का सवाल है, ये मेरी अटैम्प्ट का है। 10 नंबर, यही एक आता था मुझे, ये नहीं हुआ मुझसे। इक्वेशन गलत बना दी, 0 ही नहीं हुआ। फिर चेक किया दोबारा,
गलती पता चली तो मैं सही कर दिया, मैं टाइम बहुत था मेरे पास क्योंकि बाकी कुछ नहीं आता था मुझे, ठीक है ना, बस कुछ ना कुछ करके मैं पास हो गया। चलें जी शुरू हो जाए करें इसको। आपको लगता होगा मैं कोई फुल नल्ला फारिग किस्म का स्टूडेंट था, ऐसे ही था। जल्दी करें इसको शब्द हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं यार लोग। मैं बहुत पढ़ने वाला बच्चा था भाई, मैं सीए के बाद सीएफए किया है, एफआरएम किया है, बाकी सारी चीज़ें की हैं, ठीक है ना, लेकिन था मैं ऐसे ही स्टूडेंट, पढ़ता आखिर में था। ये तुम्हारे अपने ऊपर है भाई, सकलैन नहीं सुदैस। चलो जी मैं बनाऊँ इक्वेशन, क्या आ रही है एक्स और वाई की वैल्यू? 16,4500 और 2900, कितों का ये नहीं आ रहा? तुम्हारा क्या आ रहा है? तुमने वही गलती की जो मैंने उस वक्त एग्जाम में की थी, इक्वेशन उल्टी बना दिया तुमने, ठीक है। 4, अच्छा आप लोग ये चेक भी तो कर लिया करो ना, वहाँ डाल के 0 हो रहा है, बैलेंस से नहीं हो रहा है, गलत निकाला है तुम लोगों ने। आओ ज़रा देखते हैं प्यारे भाई, मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, इधर देखो मेरे पास डिपार्टमेंट्स कितने हैं। मुझे ये देखो, यही मुझे डर है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है जी, लेकिन इक्वेशन नहीं बन पाएगी। अच्छा मैं इसको एक्स और वाई कर देता हूँ, ठीक है, आसानी के लिए। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, ओवरहेड्स कितने हैं? 6,000, 8,000, 3,630 और 2,000। मेरे प्यारे बच्चों हम ले लेते हैं एक्स के ओवरहेड्स कितने हैं। एक्स के ओवरहेड्स हम ले लेते हैं एक्स यानी 3630, ऐसा। अच्छा मैं इसको काट के लिख देता हूँ एक्स और इसको काट के लिख देता हूँ वाई। अच्छा ये तो तुमने ले लिया ना एक्स के ओवरहेड्स कितने, 3630। अब जब ये वाई बटेगा ना, ये वाला वाई ये जब बटेगा ना, तो इसमें से एक्स को शेयर मिलेगा कितना? 30%, ऐसा। तो मैं लिख दूँ ऐसा, यही क्वेश्चन है। अब वाई देखें कितना है जी, 2,000 है। अच्छा सर जब x बटेगा ये, तो सर y को मिलेगा कितना? 20%। ये इक्वेशन बनाइए। अब बताएं सर इस इक्वेशन को आपने सॉल्व किया होगा तो x क्या आ रहा है? 4500। तुम्हारा क्यों डिफरेंट आ रहा है बेटा? तुम्हारा क्यों डिफरेंट आ रहा है? ये 42 समथिंग जिसका आ रहा था वो क्या गलती क्या की थी उससे? मैं ये इक्वेशन छठी दफा बता दूं? मैं दोबारा बता देता हूं सर। मुझे एक बात बताएं, x के ओवरहेड्स कितने हैं? 3,630 ये रहे। और जब y बटेगा तो x को इसका 30% मिलेगा सर। लिख रहा जी, y जब बटेगा तो x को 30% मिलेगा। सर आपको ये कैसे पता चला? ऊपर लिख के दे रहा है जी, सर्विस डिपार्टमेंट ऐसे एलोकेट होंगे। तो देखो जब y बढ़ रहा है तो 30% x को मिल रहा है। अच्छा जब x बढ़ रहा है तो y को कितना मिल रहा है? 20% ऑफ x। तो हमने यहाँ सर ले लिया 20% ऑफ x। अब देखें x कितना आ रहा है? 4500 और y 29। मेरा एक सवाल है सर, इससे बैलेंस 0 हो जाएगा? चेक करते हैं हमने सही किया नहीं किया। अब एक काम करो जरा, गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो, छोड़ो सारी चीज़ें। हमें काम करते हैं, रीएलोकेट करते हैं किसको? x को। x कितना है जी? अभी आपने निकाला कितना? 40। ये कर दो एलोकेट, x को एलोकेट कर दो, ये x है, ये x है, इसको एलोकेट कर दो। कितना? 40 और 20 कितना? 40, 1800, 40 और 20 900। अब एक काम करो जरा, y को रीएलोकेट कर दो, रीएलोकेशन ऑफ y कितना है? 29,000, ऐसा तो 2900। यहाँ 2900 निकाला मैंने। अब y बांटने जा रहे हैं हम, y 30, 50, 20, 50 और 30, 20 कितना?
20 50 और 20 30 सॉरी 800। अब बताएं क्या क्या ये आ रहा है जी कोई 60 कितना 60 सॉरी 7,000 कितना 83। ये कितना आ रहा है ये ऐसा। ये बात समझ आती है भाई। इक्वेशन बेटा ऐसा हो नहीं सकता कि इस क्लास का आधा बच्चा इक्वेशन सही बनाए, आधी उल्टी बनाए। मैं मुझे पढ़ा रहा हूँ ना, 16 साल हो गए यार। बहुत सारी हर दफ़ा यही होता है, आधे लोग उल्टी बनाते हैं क्वेश्चन। आप उनको 15,000 दफ़ा समझा दो, मैं फिर समझा देता हूँ, फिर समझा देता हूँ। एक और सवाल दे रहा हूँ तुम लोग। कितने बजे तक थी हमारी क्लास? चलो बस। ये कितने लोगों ने खुद से सही कर लिया था? अच्छा, तुमसे सही हुआ मेरे बच्चे? जी जी। ये तुम सवाल पूछ रहे थे ना मुझसे, ये जो बच्ची बैठी है, नहीं ये नकाब वाली बच्ची। जी जी, तुमसे क्वेश्चन होगी ना मेरा बच्चा? मैं जिसको ये जो बच्ची बैठी है ये वाली, जी जी मेरा बच्चा, ये तुमसे हो गई हैं? इक्वेशन गलत बना ली थी, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तुमसे नहीं हुआ ये। अभी समझ आ गया क्या करना है? पक्का?